to this video lecture. This lecture is about fiber yielding plants and it will mainly focus on cotton as the fiber yielding plant. So let us first discuss about what are fiber yielding plants. Fibers are long narrow cells with tapering ends and thick walls made by deposition of cellulose or lignin. ठीक है, लॉन्ग नैरो सेल्स होंगे, लंबे होंगे, काफी लेंथ बहुत ज्यादा होगी उनकी, टेपरिंग एंड्स होंगे एंड they will have thick deposition of cellulose or lignin. They are found in almost all parts of the flowering plants, and they are chiefly found in tropical plants. जो tropical areas में grow करते हैं, उनमें ज़्यादा मिलते हैं. Important fiber of commercial use जो है वो इन फॉलोइंग कैटेगरीज में जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है. सबसे पहले है जाइलरी या वुड फाइबर. सेकंड है एक्स्ट्रा जाइलरी. जाइलरी फाइबर्स वो होंगे जो सेकेंडरी जाइलम जो है उस पे जो बनते हैं, ठीक है. और एक्स्ट्रा जाइलरी जो होंगे वो होंगे जाइलम के अलावा जो भी फाइबर टिश्यूज हैं, फाइबर सेल्स है सॉरी, वो जो है मेन फाइबर बनाएंगे, वहां से फाइबर ऑब्टेन किया जाएगा. तो वो 3 टाइप का हो सकता है: बास्ट फाइबर, स्ट्रक्चरल फाइबर्स एंड सरफेस फाइबर. बास्ट फाइबर होता है जो ज़्यादातर फ्लोएम स्टेम में जो फ्लोएम होता है वहाँ से ऑब्टेन होता है. स्ट्रक्चरल फाइबर्स जो होता है वो लीफ वगैरह से ज़्यादा ऑब्टेन होता है. और जो सरफेस फाइबर है वो ऑब्टेन होता है सरफेस पर, किसी भी फॉर एग्जांपल सीड है, उसका सरफेस, उसके ऊपर फाइबर प्रेजेंट है, उसके ऊपर फाइबर बनते हैं, तो उसके बेसिस पर वो सरफेस फाइबर. अब यहाँ पर देख सकते हो ये 3 पिक्चर्स जो हैं. दिस इज ऑफ फ्लैक्स प्लांट, ठीक है, लीनियम जिसको कहते हैं, और कॉमनली हिंदी में इसको अलसी भी कहा जाता है. इसके बीज जो हैं वो एडिबल होते हैं, खाए जाते हैं, ठीक है. और ये है इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कॉटन प्लांट और उसका फ्लावर. और ये जो नीचे है ये है जूट की प्लांटेशन. जो लेबर वर्कर हैं वो जूट के प्लांट को इस तरह से कट कर रहे हैं बंडल्स में इकट्ठा करने के लिए, ठीक है. अब डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. टेक्सटाइल फाइबर्स जो कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है. क्लोथिंग जो है वो बनाने के लिए यूज होगा. फिर है कुछ ब्रश फाइबर्स जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके लिए यूज होता है. फिर है प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर्स, ठीक है. रफ जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं, उसके लिए ये फाइबर्स यूज होंगे. फिर है फिलिंग फाइबर्स. फिलिंग फाइबर्स क्या होंगे, जैसे पिलो है, पिलो को हम कॉटन से फिल करते हैं, तो इस तरह की फाइबर्स. फिर है नेचुरल फाइबर्स एंड देन पेपर मेकिंग फाइबर्स जो पेपर मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. अब आती है बात क्रॉप प्लांट की, जिसको हम स्टडी करेंगे. वो है गॉसिपिया. इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज हैं जो ग्रो की जाती हैं वर्ल्ड वाइड. इसका कॉमन नेम है कॉटन या कपास, ठीक है. फैमिली है इसकी माल्वेसी. वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा नॉन फूड एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो है फाइबर्स की है, ठीक है. और कॉटन की खासकर उसको कहा जा सकता है. तो जो एक तो फूड प्लांट्स को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं खाने के लिए, डिफरेंट पर्पजेस के लिए, तो फूड के अलावा जो प्लांट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है एग्रीकल्चरल कमोडिटी वो है कॉटन की, ठीक है. आफ्टर फूड this non-food plant is most important, ठीक है. It originated in Indus River Valley region, ठीक है. It 4 major species जो हैं गॉसिपियम की वो यूज की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं. उनको 2 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है. फर्स्ट है
एशियाटिक या ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज, सेकंड है अमेरिकन या न्यू वर्ल्ड स्पीशीज। जो एशियाटिक या ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज हैं वो ज़्यादा पुरानी है और ज़्यादा एक तरह से प्रिमिटिव है, और वो है गॉसिपियम एर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम। और अमेरिकन या न्यू वर्ल्ड स्पीशीज में जो आती हैं वो है गॉसिपियम हिर्सुटम एंड गॉसिपियम बार्बाडेंस। एशियाटिक या ओल्ड वर्ल्ड की स्पीशीज को हर्बेसिया सेक्शन भी बोला जाता है, जबकि अमेरिकन जो स्पीशीज हैं उनको हिर्सुटर सेक्शन बोला जाता है। जो एशियाटिक है उसका क्रोमोसोमल नंबर हैप्लॉइड नंबर 13 होगा एंड वन टाइप ऑफ जीनोम उसमें प्रेजेंट है ए, ठीक है। जबकि अमेरिकन या न्यू वर्ल्ड वाले जो हैं उसमें हैप्लॉइड नंबर 26 है, जिसमें से 13 ए टाइप का जीनोम होगा और 13 डी टाइप का जीनोम, ठीक है। एर्बोरियम, ओल्ड वर्ल्ड में एर्बोरियम जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, लस्टरस नहीं है, शॉर्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग काफ़ी होता है सॉरी। और इंडिया जो है वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। हर्बेसियम जो है वो अफ्रीका और इस तरह अफ्रीका और उसके आसपास के रीजन्स में उसको ग्रो किया जाता है। न्यू वर्ल्ड स्पीशीज की बात करें तो हिर्सुटम जो है वो ग्रो किया जाता है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। और बारबाडेंस जो है ये ज़्यादातर ग्रो किया जाता है मेक्सिको साइड में, और या फिर कुछ इजिप्ट जो है वहाँ से इसकी स्पीशीज जो है वहाँ से भी ली गई है, वहाँ से ओरिजिन, ठीक है। और इनमें बारबाडेंस जो है इसको इजिप्शियन वैरायटी है एक कॉटन की, वो इस स्पीशीज को बिलोंग करती है। वो काफ़ी स्मूथ, सिल्की और लस्टरस होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। तो ओल्ड वर्ल्ड में एर्बोरियम स्पीशीज एंड न्यू वर्ल्ड में बारबाडेंस स्पीशीज जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी, बोटानिकल डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो नेचुरली ये एक पेरिनियल श्रब है, बट कल्टीवेट इसको हम एज एन एनुअल श्रब करते हैं, ठीक है। मीडियम हाइट की होगी, ठीक है, एंड कवर्ड विथ स्टिलेट हेयर्स। इसकी स्टेम एंड लीव्स जो हैं वो हेयर से कवर्ड होती हैं, स्टिलेट मतलब स्टार शेप्ड हेयर्स। ब्रांचिंग की बात की जाए, स्टेम की बात की जाए तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होगी। एक इस तरह से एक्सिस है तो उस पर एक ब्रांच निकलेगी, वो एक्सिस ग्रो करती जाएगी और फिर वहां से लेटरल एक ब्रांच निकलेगी। सिम्पोडियल ब्रांचिंग में क्या होता है, एक है वो दो में अपने आप डिवाइड हो जाती है, जबकि मोनोपोडियल में क्या होगा, एक नोड पर एक ही ब्रांच निकलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ डायग्राम पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक्सिस है, मेन ब्रांच है, मेन स्टेम है, यहाँ से लेटरल ब्रांच निकल रही है, एक ही निकली है, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरी ब्रांच है, फिर यहाँ इस तरह से थोड़ा ऑलमोस्ट जिगजैग पैटर्न जो है वो फॉलो होता है मोनोपोडियल टाइप की ब्रांचिंग, ठीक है। लीव्स की बात की जाए तो सिंपल लीफ होता है, मल्टी कोस्टेट यानी मोर देन वन मिडरिब। ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये मल्टी कोस्टेट है कंडीशन, ठीक है। मिडरिब्स एक मिडरिब नहीं है, प्राइमरी लीव एक नहीं है, मोर देन वन प्राइमरी लीव्स, ठीक है। एंड palmately lobed, पाम लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हाथ अगर फैलाते हैं तो हाथ को, पाम को अगर हम ओपन करें तो उस तरह का स्ट्रक्चर है लोब, ठीक है। ये लोब्स हैं, ओके। यहाँ पर और क्लियरली देख सकते हैं, ये है प्राइमरी वेन्स, ठीक है। ये प्राइमरी वेन्स है, इनकी वजह से मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट है, ठीक है, एंड लोब्ड है, ये लोब्स हैं, ठीक है। लोब्स जो हैं कंप्लीटली इंसिजन नहीं है, कंप्लीटली लीफ को कट नहीं किया है, हाफ लेंथ तक है। फुल लेंथ क्या होगी, ये है, ठीक है। ये एक पूरा कंप्लीट सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर इंडेंशन कहाँ तक है, यहाँ तक, हाफ भी,
ठीक है। फूल कब होगा? जब ये यहाँ तक कट होगा, ये कट यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो ये पामेट सिंपल टाइप का लीफ है, पामेटली लोब्ड है एंड मल्टीक्लोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन है। अब बात आती है फ्लावर्स की। फ्लावर्स जो है लार्ज हैं, शोई हैं, सॉलिटरी, एक्सिलरी हैं। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, लास्ट ईयर जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं उनमें एक फैमिली आती है मालवेसी। मालवेसी फैमिली इसी की फैमिली है, ये मालवेसी फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो उसका फ्लावर जो होता है, अगर चाइना रोज ध्यान हो तो इसका फ्लावर भी ऑलमोस्ट वैसा सही होता है, स्ट्रक्चर उसका काफ़ी हद तक वैसा ही होगा, अरेंजमेंट वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक सा जो है वो स्टडी करेंगे। लार्ज है, लीफी, एपिकैलिक्स प्रेजेंट है। सबसे ऊपर वाला जो फोटो है यहाँ देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें लंबे इस तरह से टूथ लाइक या इस तरह से अपेंडेजेस निकल रही हैं, या एक तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें से निकल रहे हैं, स्पाइन से लीनियर स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, तो वो ये एक जो है एपिकैलिक्स, ठीक है, लीफी ग्रीन कलर का एपिकैलिक्स, ओके। इसके अंदर कैलिक्स प्रेजेंट होता है। मालवेसी फैमिली की फीचर होती है कि यहाँ पर एपिकैलिक्स होता है, ग्रीन लीफी एपिकैलिक्स, ठीक है। एपेक्स पे या एपिकल पोर्शन इसका टूथ टिप होगा, इसको हम टूथ लाइक जो है स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एपिकैलिक्स है, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो कैलिक्स का होगा। फिर आती है पेटल्स की बात। यहाँ पर देख सकते हो क्रीमिश कलर का, येलोइश कलर का पेटल कलर हो सकता है, ठीक है। ट्विस्टेड होंगे जो पेटल्स होंगे, उनके अरेंजमेंट जो है, और एस्टिवेशन जिसको कहते हैं। सेंटर में जो एंड्रोशियम है वो कवर करके रखता है स्टिग्मा को या गाइनोशियम को, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। कलर जो है पेटल्स का वो येलोइश हो सकता है, और पिंकिश या पर्पल जो शेड है वो भी हो सकता है। अब बात आती है फ्रूट की। फ्रूट एक कैप्सूल टाइप का है, ठीक है, इसको कहा जाता है बॉल, ठीक है, BOLL। कैप्सूल की वॉल जो है वो थिक एंड लेयरी होगी। इट हैज 3 to 5 लॉक्यूल्स, ठीक है, यानी चैम्बर्स। Each locule contains 6 to 9 seeds. 3 to 5 locules या chambers का मतलब क्या है? इसमें ओवरीज जो है वो उनका नंबर 3 to 5, ठीक है। ओवरीज मिलकर कार्पल बनाती हैं, ठीक है। और कार्पल जो है वो कार्पल विथ कार्पल क्या है? पूरा ओवरी प्लस स्टिग्मा प्लस स्टाइल, ठीक है। और कितने कार्पल्स होंगे वो यहाँ पर उतने ही कैप्सूल में चैम्बर्स, ठीक है। सारे कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। 3 से 5 जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, इसलिए इसमें 3 से 5 चैम्बर, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं नीचे कि एक कॉमन वॉल के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग कार्पल्स हैं, ठीक है। ये सारे एक कॉमन वॉल के अंदर फ्यूज्ड प्रेजेंट है, लेकिन बीच में इनके एक एक वॉल है, हल्की इनकी अपनी खुद की वॉल है, लेकिन सारे कलेक्टिवली एक वॉल के अंदर एनक्लोज्ड, ठीक है। तो कैप्सूल में 3 से 5 लॉक्यूल्स या चैम्बर्स होते हैं। ईच लॉक्यूल रिप्रेजेंट 1 कार्पल या एक जो है कार्पल ओवरी का एक सेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ईच लॉक्यूल कंटेन 6 to 9 सीड्स, ठीक है। हर चैम्बर में 6 to 9 सीड्स होंगे, यानी हर और सरफेस ऑफ सीड्स जो है इट इज कवर्ड विद हेयर्स या फाइबर्स जो है उससे कवर्ड होता है। फाइबर्स 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो लॉन्ग फाइबर होगा जिसको लेंथ कहते हैं, एक फ्लॉसी स्टेपल होगा, ठीक है, फ्लॉस लाइक होगा। एक उसके बाद तीसरा होगा बिल्कुल शॉर्ट, वो होगा फजी, ठीक है।
फिर बात आती है कैप्सूल एट मेच्योरिटी इट डिहाइसेस अलोंग द सूचर्स। ठीक है, जो सूचर होता है वहां से वो कैप्सूल डिहाइस करता है और फाइबर्स जो है वो रिलीज होते हैं। सूचर क्या है? वेयर वॉल्स ऑफ टू कार्पल्स मीट। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज वन का कार्पल, दिस इज सेकेंड कार्पल। इनके बीच की जो कॉमन वॉल है वहां पर सूचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ टू कार्पल वॉल्स। अब बात आती है फाइबर की। फाइबर आर एपिडर्मल प्रोलोंगेशंस ऑफ सीड कोट सेल्स। अब कैप्सूल के अंदर सीड है और सीड का जो कोट है उसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी प्रोलोंगेशन है, यानी एपिडर्मल सेल्स एलोंगेट हो जाते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, वो बनाते हैं यहाँ पर प्रॉपर फाइबर्स। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो नोट करने की है। देयर डिफरेंशिएशन, ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं इनकी एलोंगेशन, इट स्टार्ट्स ऑन ओव्यूल वॉल इवन बिफोर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने से पहले, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही ये एपिडर्मल सेल्स जो है एलोंगेट होना स्टार्ट कर जाते हैं। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। तो जो ओव्यूल की वॉल होगी वो सीड कोट पर। ठीक है, तो वहां पर ये पहले से प्रेजेंट होते हैं और एलोंगेट हो रहे होते हैं, लेकिन स्लोली एलोंगेट होते हैं। पॉलिनेशन के बाद उनमें चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल चेंजेस, और कुछ आसपास जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट होती है फ्लावर के अंदर। तब वो रैपिड एक तरह से मैच्योरिटी शो करते हैं, रैपिडली वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और लॉन्ग फाइबर्स बनाते हैं। A mature fiber is translucent, flat, twisted structure with broad base. ब्रॉड बेस क्यों? क्योंकि वो एपिडर्मल सेल है, वहां से जो है बन रहे हैं, उसकी एलोंगेशन है, तो एपिडर्मल सेल की वजह से ब्रॉड बेस होगा। एंड अनट्विस्टेड टेपरिंग एपिकल एंड, जो एंड होगा वो ट्विस्टेड नहीं होगा एंड टेपरिंग होगा। ठीक है, नैरो होगा। इट इज कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग, जो हेयर्स हैं या फाइबर्स जो है उन पे वैक्सी लाइक कोटिंग प्रेजेंट होती है, और वो कोटिंग का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करके रखती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखने का है, जो कॉटन का प्लांट है उसमें बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में, लीव्स में, उसके फ्लावर में, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स में, ऑलमोस्ट पूरे ही प्लांट में, होल प्लांट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ऑयल ग्लैंड के डॉट्स। तो इस पे कॉटन प्लांट में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, उनका अंदर जो ऑयल होता है वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये है कैप्सूल। ये कौन सा कैप्सूल है? ये तो अनओपन्ड कैप्सूल है, ये यहाँ से डिहाइस हो चुका है। दिस इज द सूचर, यहाँ पर दो कार्पल्स की वॉल मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, मार्किंग हो जाती है, और जब डिहाइस होना होता है वो यहाँ से ब्रेक होते हैं सेल्स। जब ये ब्रेक होंगे तो यहाँ पर इधर पिक्चर में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में पिक्चर जो है कि अलग अलग कार्पल्स के जो कैप्सूल कवर है वो अलग अलग इस तरह के सेक्शंस बन जाते हैं, अलग अलग ये कट हो जाता है, और इस तरह से इधर राइट में देख सकते हो कॉटन फाइबर्स जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं आफ्टर द ओपनिंग ऑफ कैप्सूल। ये है सीड का स्ट्रक्चर, इधर ये जो देख रहे हो। ठीक है, सीड में भी यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गॉसिपोल ग्लैंड। ये पूरे प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से प्लांट जो है थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, और ये सीड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा
ट्रिकी हो सकता है, लेकिन काफ़ी इजी सा है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ देखो, इधर सेंटर में, सीड के सेंटर में देखो, रेडिकल है, ठीक है, ये रेडिकल है नीचे की तरफ, और ऊपर पॉइंटेड जो है वो हाइपोकोटाइल है, ठीक है। इधर जो है शूट एक्सिस होता है, एपिकोटाइल मार्क्ड है। यहाँ से कॉटिलेडन निकल रहा है, एक कॉटिलेडन ये निकल रहा है, दूसरा कॉटिलेडन यहाँ निकल रहा है, ठीक है। कॉटिलेडन इसका काफी एलोंगेटेड होता है, ठीक है, ये लॉन्ग जो है इस तरह से फोल्डिंग्स वाला होता है, ठीक है, काफी लंबा फ्लैट एलोंगेटेड कॉटिलेडन होगा इसका, ठीक है। तो ये है इसका सीड का स्ट्रक्चर। ये इधर राइट में देख सकते हो, जो ये हाथ में दिख रहे हैं, ये सीड्स है विद फाइबर्स। ये शॉर्ट फज है, एक तरह से फजी जो है वो रह जाता है, सिर्फ छोटा जो फाइबर है अटैच्ड वो रह जाता है। नीचे देख सकते हो, यहाँ पर ये कॉटन बॉल है, ठीक है, जिसमें सीड साथ में अटैच्ड है। यहाँ से कैलिक्स हमने हटा दिया, ठीक है, ये कैलिक्स है और ये इधर सीड्स हैं, और ये बाकी का जो कॉटन है वो आगे जो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा ये हो जाता है, ठीक है। ये एक पूरा बॉल है, यहाँ से सीड हटा दिए, कैलिक्स हटा दिया, और बाकी कॉटन ये फाइबर हमारे पास बचता है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि जैसे सीड में यहाँ पर स्ट्रक्चर में बताया था, गॉसिपोल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, और उन्होंने क्या किया, सीड में से इन गॉसिपोल जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ग्लैंड्स के डॉट्स हैं, इन्होंने सीड में से इन ग्लैंड्स का बनना स्टॉप किया, ठीक है। सीड में ये ग्लैंड्स नहीं बनते, और अ, जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं जो इस प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, वो सीड के ऊपर फीड नहीं करते, वो बाकी प्लांट पार्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो प्लांट का अपना डिफेंस मैकेनिज्म एज इट इज रहेगा, ठीक है, लेकिन वो सीड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, और इस सीड को इजीली जो है यूज किया जा सकता है कैटल फीड में और बाकी दूसरे पर्पसेस में। फिर हमें यहाँ इन जो विदाउट ग्लैंड जो सीड्स हैं, इनको हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगर टॉक्सिन प्रेजेंट होता है तो ये मुश्किल होते हैं यूज़ करने, खासकर एडिबल पर्पस के लिए, फूड एज अ फूड। जबकि इसमें से ग्लैंड्स निकाल दे तो ये इजी टू यूज हो जाए, ठीक है। अब बात आती है इसकी कल्टीवेशन की एंड हार्वेस्टिंग की। यहाँ जो ये पिक्चर है, ये एक फील्ड है जिसमें क्रॉप को ग्रो किया गया है, ठीक है, और उसके कॉटन बॉल्स जो हैं, कैप्सूल जो है ओपन हो चुके हैं, और वो रेडी फॉर पिकिंग या हार्वेस्टिंग। कल्टीवेशन की बात की जाए तो एसेंशियली ट्रॉपिकल प्लांट है ये, ठीक है, बट कल्टीवेटेड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑल्सो। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह के इलाकों में, रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट डीप फ्राइबल सॉइल जो है वो इसके लिए अच्छी होती है, विद गुड ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। इट रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री ग्रोइंग सीजन में इसको लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से अबाव इसको टेम्परेचर चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होने पर क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है। 200 days ऑलमोस्ट इसको लगते हैं ग्रो करने में, and it requires adequate soil moisture, cannot withstand heavy rains को ये नहीं टॉलरेट कर सकता। अर्ली ग्रोइंग या अर्ली ग्रोइंग स्टेजेस में इसको 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए, उसके बाद इसको ड्रायर सीजन चाहिए फ्लावरिंग के लिए एंड राइपनिंग एंड पिकिंग के लिए। जब प्लांट राइप हो जाएगा, तो अगर बारिश हो जाती है या मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है एयर में, तो जो बॉल है उसके अंदर फाइबर्स जो है, वहाँ पर फंगल ग्रोथ का होना बहुत
इजी है, मोल्ड्स हैं वो ग्रो हो सकते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए मॉइस्चर इतना अच्छा नहीं। ओल्ड वर्ल्ड रीजन्स में कॉटन को, यानी ओल्ड वर्ल्ड रीजन्स में कह सकते हैं, यानी इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है खासकर, उनमें कॉटन को एज अ मिक्स्ड क्रॉप ग्रो किया जाता है। मतलब अकेले कॉटन को ग्रो नहीं किया जाता, साथ में उसके और भी क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती है, और वो क्रॉप्स होती हैं ज़्यादातर पल्सेस की या ग्राउंड। ठीक है, अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग इसकी कैसे होती है? आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जो है वो, उसके बाद जो है इसको हार्वेस्ट किया जाता है। एंड इट इज़ मेनली डन बाय हैंड पिकिंग। 3 से 4 बार हैंड पिकिंग की जाती है, क्योंकि कैप्सूल, सारी क्रॉप्स के, सारे प्लांट्स के कैप्सूल एक टाइम पर ओपन नहीं होते। 3 से 4 बार इसमें पिकिंग, हार्वेस्टिंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है। हैंड पिकिंग का फ़ायदा ये होता है कि उससे क्लीन और अच्छा क्वालिटी का साफ कॉटन फाइबर ऑब्टेन किया जा सकता है, खराब नहीं होता उससे जब हम उसको कलेक्ट करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं। जो न्यू वेस्टर्न कंट्रीज हैं, न्यू वर्ल्ड एक तरह से कंट्रीज इसको कह सकते हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और इधर से इंग्लैंड है, इस तरह के जो रीजन्स हैं, मैक्सिको और साउथ अमेरिका, यहाँ पर कॉटन, ओनली कॉटन क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है, मिक्स क्रॉपिंग नहीं होती। दूसरा, यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है, और वो मशीन्स का यूज़ करने से पहले क्या किया जाता है, एक डीफॉलिएंट जो है वो स्प्रे किया जाता है, ताकि लीव्स जो है इसके शेड हो जाए। अगर हार्वेस्टिंग करते वक्त लीव्स भी साथ में कलेक्ट हो जाते हैं तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो जो कॉटन कलेक्ट हुई है, वो फाइबर्स जो कलेक्ट हुए हैं वो एक तरह से इम्प्योरिटीज के साथ कलेक्ट होंगे। ठीक है, और उनको क्लीन करने में फिर दिक्कत आएगी। इसलिए डीफॉलिएंट स्प्रे किया जाएगा पहले। डीफॉलिएंट स्प्रे करने से लीव्स जो है वो सारे शेड हो जाते हैं, और उसके बाद उस डिफॉलिएंट, कुछ डिफॉलिएंट ऐसे होते हैं जो कैप्सूल को भी ट्रिगर करते हैं ओपन होने में, और उसकी वजह से सारे कैप्सूल जो है प्लांट के एक ही टाइम पर ओपन होते हैं, और जब वो सारे कैप्सूल ओपन हो जाते हैं तो मशीन के थ्रू एक ही बार में कलेक्ट कर लिया जाता है, फाइबर्स को कलेक्ट, बॉल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रैक्टिस नहीं की जाती, यहाँ पर हैंड पिकिंग ज़्यादा की जाती है, ताकि उसकी क्वालिटी भी बनी रहे, और दूसरा, वो चीप लेबर होता है, इजी, ज़्यादा यहाँ के जो फार्मर्स हैं इतने रिच नहीं होते कि वो मशीन्स को अफोर्ड कर सके, तो हैंड पिकिंग उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात आती है इसकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग कुछ ये स्टेप्स जो हैं ये फॉलो होते हैं जब प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है सीड एंड लिंट को, सीड को और फाइबर को सेपरेट करना। ठीक है, फिर है बॉलिंग। फिर इसका मतलब क्या होता है, फाइबर या लिंट जो है उसको प्रेस करके बेल्स में, 500 पाउंड्स के बेल्स में पैक किया जाता है। ठीक है, उनकी बंडलिंग की जाती है फाइबर्स की, और आगे उसको पहुंचाया जाता है। देखिए, बेल्ड कॉटन जो है इट इज ब्रोकन एंड पास्ड थ्रू स्पूचर वेयर फाइबर्स आर बीटन। ठीक है, शेकन एंड रोल्ड एंड क्लीन्ड फॉर कोई इम्प्योरिटी, डस्ट पार्टिकल्स या इस तरह के प्लांट पार्टिकल्स, इस तरह के एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को उनको रिमूव किया जाता है। सेपरेटेड टू ऑब्टेन सेपरेटेड स्ट्रैंड्स इन यूनिफॉर्म लेयर। एक यूनिफॉर्म लेयर में सारे स्ट्रैंड एलोंगेटेड यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, एट द एंड स्ट्रैंड्स आर कंडेंस्ड इनटू अ शीट कॉल्ड, ठीक है, अब इस लैप को जो है फनल के थ्रू पास किया जाता है। ठीक है, अनट्विस्टेड रोप्स या सिल्वर इसको कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो थ्रेड है, थ्रेड या जो फाइबर है वो वाइटिश कलर का होता है, तो वो इसको यहाँ पर सिल्वर नाम दिया गया है उसकी वजह से। ठीक है,
इट इज देन ट्विस्टेड एंड वाउंड ऑन स्पूल्स। ठीक है, इसको फिर ट्विस्ट करके लपेट दिया जाता है एक elongated स्टिक लाइक स्टिक जैसा होता है, उसकी चारों तरफ इसको से हमारे यहाँ हम रील्स को यूज करते हैं, तो वो उसमें जो है इसको अ, एक तरह से लपेट कर इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, स्पिनिंग जो है वो यूज किया जाता है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अच्छा लॉन्ग फाइबर है, उसकी प्रोसेसिंग जो हो रही होती है, तो वो स्पिनिंग आता है नेक्स्ट स्टेज। जो कॉटन फाइबर्स जो है वो फर्दर ट्विस्ट किए जाते हैं। देखो, लैप को तो हमने एक बार फनल के थ्रू पास किया, ठीक है, और उससे हमें ट्विस्टेड या जो है फाइबर्स हमको ऑब्टेन होते हैं और हम उनको स्पूल में बाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं। अब आगे की प्रोसेसिंग के लिए स्पिनिंग की जाती है। उसमें क्या होता है, एक बार तो ये फनल से पास हो गया, फिर से फनल से पास किया जाता है और दोबारा उसको ट्विस्ट किया जाता है, और भी ज़्यादा उसकी ट्विस्टिंग होती है। ज़्यादा ट्विस्टिंग होने से फाइन यार्न बनता है और वो अच्छी, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, वो स्ट्रांग होता है और फर्म होता है काफ़ी। और इस फिनिश्ड यार्न को वीविंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, ये ये जो प्रोसेस है ये उसके साथ हो रहा है जो अच्छा यूनिफॉर्म एक जैसा लॉन्ग फाइबर। ठीक है, फिर आती है कार्डिंग। कार्डिंग होती है रिमेनिंग लम्प्स ऑफ फाइबर। अब हम प्रोसेसिंग कर रहे थे, पिकिंग कर रहे थे, और जब हमने लैप बनाया उससे पहले हमारे पास कुछ बचे कुछ लम्प्स बच जाते हैं फाइबर्स के, जो हम शीट बनाने में यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके लिए क्या करेंगे हम, वो सेपरेट किए जाते हैं कार्डिंग मशीन से, एंड उनको स्ट्रेट जो है फाइबर्स पे एक तरह से उनको शेप में लाया जाता है, अरेंज किया जाता है, एलाबोरेटेड किया जाता है। और फिर कॉम्बिंग एंड ड्राइंग जो है वो स्टेप आता है, जिसमें क्या होगा, शॉर्ट फाइबर्स दे आर रिमूव्ड। ठीक है, उसमें से छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं, छोटी लेंथ के जो फाइबर्स होते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं, दैट इज कॉम्बिंग। एंड स्ट्रेटन एंड अलाइन, शॉर्ट फाइबर्स को रिमूव किया, सेपरेट किया, कॉम्बिंग। अब उन सेपरेटेड शॉर्ट फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है और अलाइन किया जाता है, अरेंज किया जाता है, दैट इज ड्रॉइंग। ठीक है, 2 राउंड्स ऑफ ड्राइंग जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन शॉर्ट फाइबर्स को प्रोसेस करने के लिए। इसके बाद ये फिर से ये स्पिनिंग वगैरह का जो है यूज किया जा सकता है, ये फॉलो किए जा सकते हैं स्टेप्स, या फिर और जो आगे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको आगे भेजा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज की जिनकी वजह से कॉटन फाइबर को यूज किया जाता है, वो यूजफुल है हमारे लिए। एक तो है ये सॉफ्ट होता है, काफ़ी सपल होता है। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और रेजिस्ट कर सकता है चेंजेस को। स्टेबल होता है, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। ठीक है, ऑल्सो इट कैन रेजिस्ट एब्रेशन, किसी भी वियर एंड टीयर जो होता है उस तरह के एब्रेशंस को ये रेजिस्ट कर सकता है। अब बात आती है यूजेस की, इसको हम कैसे यूज करते हैं। टेक्स एक तो इसका सबसे बड़ा यूज है टेक्सटाइल फाइबर, यानी कपड़े या उससे रिलेटेड क्लोथिंग हो गया, टॉवल्स हो गए, बैग्स हो गए, बेडिंग जैसे बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये सब आ गया इनमें। और कारपेट्स है, उसको बनाने में यूज होता है। पिलोज को फिल करने में यूज होता है, जैसे फिलिंग फाइबर जो स्टार्टिंग में जैसे बताया था, इस तरह की चीज़ों में टेक्सटाइल फाइबर इसको कहा जाता है। ठीक है, वो होता है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। फिर इसका यूज़ किया जा सकता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैसी, जैसे जिसमें सिंथेटिक चीज़ें एक तरह से मैन्युफैक्चर होती हैं। तो टेंट जो होता है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जैसे ट्रैवलिंग करते हैं लोग, तो टेंट्स बनते हैं, टेंट्स होते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो वो टेंट जो है बनाए जाते हैं। और बाकी अलग पर्पसेस के लिए भी टेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो वो टेंट प्योरली कॉटन के नहीं होते, या प्योरली
फाइबर्स भी नहीं होते, वो सिंथेटिक फाइबर साथ में होता है और साथ में कॉटन फाइबर यूज किया जा सकता है और उसमें प्रोसेसिंग की जाती है। सिंपल सा नहीं होता उसका यूज़, प्रोसेसिंग की जाती है इंडस्ट्री में और फिर उसको उस पर्पस के लिए रेडी किया जाता है। ठीक है, तो टेंट है वो बनाने में उसको यूज़ किया जा सकता है। हाई ग्रेड पेपर मैन्युफैक्चर में उसको यूज़ किया जा सकता है। सेलोफेन बनाने में उसको यूज़ किया जा सकता है। मॉस्किटो नेट्स बनाने में उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फिर आती है इसकी कुछ केमिकल ट्रीटमेंट अगर दी जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनहेंस हो जाती है, तब इसको यूज़ किया जा सकता है। तो कैसे क्या एनहेंसमेंट होती है? एक तो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंड्यूस हो सकती हैं। केमिकल से हम इसको ट्रीट करके इसको एक तरह से वाटर रिपेलेंट या वाटर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, अगर वाटर रेजिस्टेंट होगा कॉटन और उसको यूज़ किया जा सकता है फिर जैसे सिंथेटिक अगर ध्यान हो जैकेट्स या कोट्स होते हैं जिनमें जो कि वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, उनसे वाटर पार नहीं हो सकता। ठीक है, जो क्रॉस नहीं कर सकता, तो इस तरह की क्लोथिंग बनाने में फिर वो यूज़ किया जा सकता है। बैग्स इस तरह के बनाने में यूज़ किया जा सकता है, वाटर रेजिस्टेंट बैग। ठीक है, फिर वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनहेंस की जा सकती हैं। एक तो नॉर्मल वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है कपड़ा, और दूसरा हम उसको एनहेंस कर रहे हैं केमिकल के साथ ट्रीट करके उसकी इस वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो आगे जहाँ पर उसका यूज हो सकता है वहाँ उसको यूज किया जाता है। ऐसे ही क्रीज रेजिस्टेंट जो है वो बनाया जा सकता है। जो कॉटन फाइबर्स हैं उनको हम केमिकल से ट्रीट करते हैं और वो केमिकल की ट्रीटमेंट के बाद जो उससे हम कपड़े बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, जो मटेरियल बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्लीज रेजिस्टेंट होगा, उस पर सिल्वट नहीं पड़ती। ठीक है, और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे उसको ट्रीट करते हैं तो वो फ्लेम प्रूफ जो है बन सकता है, जिससे वो इजीली फायर जो है वो कैच नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो हमने टेक्सटाइल कपड़ों में डायरेक्ट यूज़ किया है, एक है इंडस्ट्री में किसी के साथ ऐड करके उसको यूज़ किया जाता है, एक है केमिकल ट्रीटमेंट के बाद उसको यूज़ किया जाता है, एक है मेडिकल पर्पसेस के लिए। मेडिकल पर्पसेस में जैसे पट्टी वगैरह करने के लिए और सर्जरीज वगैरह में, इसमें इन सब चीज़ों में कॉटन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकल ग्रेड का यहाँ पर कॉटन जो है वो यूज़ किया जाता है और लैंप्स में यूज़ किया जा सकता है। जैसे दिया होता है, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसकी बात जो होती है, बाती जो होती है वो कॉटन की बनी होती है। कॉटन सीड्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। कॉटन सीड्स जो हैं उनमें ऑयल कंटेंट होता है और वो यूज़ किए जा सकते हैं एज अ कैटल फीड। ठीक है, और दूसरा कॉटन सीड्स में ऑयल प्रेजेंट होता है, तो उससे ऑयल जो है वो भी ऑब्टेन किया जा सकता है कमर्शियल पर्पज के लिए। ठीक है, कैटल फीड के लिए तो हम कॉटन सीड को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ऑयल निकालने के लिए हम उसको प्रेस करके उसको सीड्स को फिर उससे ऑयल। सो दिस वाज अबाउट कॉटन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, उसके टाइप्स किस तरह के स्पीशीज वो प्रेजेंट है, और उसकी कल्टीवेशन कैसे होती है, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, और फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उसकी यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कॉटन। अब ये एक लास्ट पिक्चर है, ये एक तरह से काफ़ी फेमिलियर पिक्चर है, कोई नई पिक्चर नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ध्यान होगा महात्मा गांधी जो है और उनके साथ उनके सामने एक चरखा रखा है। तो दिस दिस रिप्रेजेंट कि उन्होंने कहा था कि माई लाइफ इज व्हाट आई एम, जो मैं हूँ वो मेरी लाइफ है और वो दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, तो जो वो बना रहे हैं उन्होंने चरखे को बहुत इम्पोर्टेंस दी, और ये चरखा किस लिए यूज किया था? सूत काटने के लिए, और वो क्या था? कॉटन। ठीक है, कॉटन फाइबर जो है, तो हम कॉटन जो है एक सिंपल सी चीज़ नहीं है। उन्होंने उस कॉटन को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, सिंपल प्लांट था कॉटन का, लेकिन उसको सिंपल फाइबर्स हैं कॉटन के, लेकिन उन्होंने एक ऐसी
अप्रोच दी लोगों को और आसपास के जो देशवासी थे उनको, कंट्रीमेंस को, ताकि एक आत्मनिर्भरता जो है वो डेवलप हो और लोगों की वेस्टर्न कंट्रीज या उनकी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। ठीक है, तो उन्होंने चरखे को यूज़ किया जो कि सूत काटने के लिए, कॉटन से सूत काटने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे स्पिनिंग व्हील इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इससे कॉटन के थ्रेड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके बाद उससे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। महात्मा गांधी जी जो हैं अपना जो कपड़ा था उसका धागा जो है वो खुद ही बुनते थे। ठीक है, और उससे अपना जो है अपने कपड़े बनाते थे। धोती का जो कपड़ा है वो खुद ही इस कॉटन को सूत को काट कर बनाते थे। तो ये एक सिंबल है। कॉटन सिर्फ एक प्लांट नहीं है, इंडिया में इंडियन कहा जा सकता है। एक हिस्टोरिकल इसका इम्पोर्टेंस है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है कि ये हमें निरंतर एक चरखा जो है वो निरंतर काम करने के लिए एक तरह से इंस्पायर करता है और कॉटन जो है वो हमें आत्मनिर्भर होने के लिए इंस्पायर करती है। तो ये पर्पस था मेरा इस लास्ट पिक्चर को शेयर करने का, ताकि जो हम प्लांट स्टडी कर रहे हैं वो उनको आप लोग एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सको कि सिर्फ प्रोडक्शन, उससे मनी कितना आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होती चीज़ें। प्लांट्स सिर्फ इसके बारे में नहीं है। प्लांट्स हमारी बहुत सारी लाइफ की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको टच करते हैं। और ये एक कोई छोटी सी चीज़ नहीं है बस इसके बारे में पढ़ा और हो गया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कॉटन ने हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए, इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये पिक्चर की लास्ट में मैंने शेयर की है। सो दिस वाज अ लेक्चर। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है तो वो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।